गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का अध्याय 1 जो कर रहे थे उसका लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में मृदा अपरदन के कारण और इसके संरक्षण के उपायों के बारे में भी कर लिया था। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे वैसे लेसन जब हमने करा तो हमने कर लिए थे। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे ऑप्शन के जो आपके क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है वो लो ऐसक किस प्रकार का संसाधन है। पहला जो प्रश्न आपका है वो है लो ऐसक किस प्रकार का संसाधन है। अब आपको याद होगा कि लो ऐसक क्या है, कि धातु है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि नवीकरणीय योग्य नहीं है, प्रवाह तो जल में होता है ये भी नहीं है, जैव भी नहीं है। तो ये कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है किस प्रकार का संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। तो पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार का संसाधन ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, ये हमने नवीकरणीय में करा था और इसकी दोबारा पूर्ति हो सकती है। तो नवीकरणीय संसाधन को जैसे हम डेफिनेशन देते हैं कि जिन संसाधनों की दोबारा से पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे अगर नवीकरणीय है तो भी सही है और अगर पुनः पूर्ति हो गया तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो पंजाब राज्य है उसमें किस वजह से भूमि का ह्रास हुआ है, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। अब आपको पता है कि यहाँ पर वन तो इतने हैं नहीं कि वनों की कटाई हो सके, ना ही ज्यादा पशुचारण होता है, ना ही इतनी ज्यादा गहन कृषि। तो किसकी वजह से हुआ है, अधिक सिंचाई। अगर आप याद करें कि जब हमने भूमि निम्नीकरण के कारण जब पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अति सिंचाई उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में क्या हुआ है, भूमि निम्नीकरण। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कारण जैसे आपको पता है कि नहरों की सिंचाई की वजह से ऐसा हुआ है, नहरों से पानी जो हम देते हैं खेतों में उसकी वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती तो कहाँ की जाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाएगी। तो आप देख लीजिए कि नीचे कौन सा राज्य ऐसा जो पर्वतीय क्षेत्र में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदान। अब मैदान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उत्तराखंड, अब उत्तराखंड जैसे आपको पता है कि हिमालय पर उत्तराखंड के अंदर है। तो कौन सी कृषि करेंगे, यहाँ पे सीढ़ी नुमा कृषि करेंगे मृदा अपरदन को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कि ब्लैक सॉइल की बात करती हूँ। तो आपने जैसे लास्ट लेक्चर में मैप भी भरा होगा उसमें हमने राज्य देखे थे। तो देखिए इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर ब्लैक सॉइल, जम्मू कश्मीर तो पर्वतीय मृदा है, राजस्थान में जैसे हमने रेतीली मृदा है या फिर मरुस्थलीय मृदा है, महाराष्ट्र में हमारी क्या है, ब्लैक सॉइल है, जबकि झारखंड में कौन सी मृदा है, रेड है। जैसे यहाँ पे आप सब राज्यों की देख सकते हैं तो आपको सबकी पता लगी। तो इनमें से जो महाराष्ट्र, जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र में कपास सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर कौन सी मृदा है, काली मृदा है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न हम करेंगे वो करेंगे 30 शब्दों के। इनके आंसर मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन आप एक बार प्रश्न देख लीजिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अब लेक्चर 4 जो हमने करा था काली मृदा को, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि जो 3 राज्य है वो हमारे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात हैं और यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस मृदा की 3 विशेषताएं बताइए। अब याद करें आप, जलोढ़ मृदा जब हमने करा था लेक्चर 4 में ही, आपका जो मृदा का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें क्योंकि उससे एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसमें जो आपका जो जलोढ़ मृदा हमने करी थी लेक्चर 4 में, तो मैंने कहा बताई थी जलोढ़ मृदा एक तो उत्तर भारत के मैदान में क्योंकि वहां पर गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां प्रमुख है। और एक मैंने बताया था पूर्व के तटीय डेल्टाई क्षेत्रों में। और क्यों बताया था ऐसा, क्योंकि नदियां क्या करती हैं, डेल्टा जब बनाती है तो अपने साथ जो भी मटेरियल, जो भी अवसाद लाती है उसको जमा करती है। तो कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन जो हमारा उसका आंसर निकलेगा कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसकी 3 विशेषताएं, आप जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताएं बता सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा जैसे है, या फिर कहूं कि इसमें फास्फोरस की मात्रा है, चूने की मात्रा है, वो इसके अंदर ज्यादा होती है। और कौन सी फसलें उगाई जाती है, विशेषता बता दो, यहाँ पर गन्ना है, चावल है, गेहूं है, इसकी फसल ज्यादा उगाई जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, वहां मैंने एज इट इज इसको करवा भी रखा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न एनसीईआरटी का नंबर 3 जो प्रश्न है, और 30 शब्दों के प्रश्न हम कर रहे हैं जो आपके 3 या 2 नंबर के अंदर आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अब आपका जो लेक्चर 5 था उसमें हमने मृदा अपरदन को लास्ट जो लेक्चर हमने करा था उसमें मृदा अपरदन को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ा था। और
और फर्स्ट 3 जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही बताए थे कि क्या क्या कर सकते हैं। समोच्च रेखे जुताई कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बना सकते हैं, पट्टियां बना सकते हैं जैसे घास की। तो इन कारकों से हम मृदा अपरदन को आसानी से रोक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जैव और अजैव संसाधन। लेक्चर फर्स्ट में हमने इसको कर लिया था। जैव और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। जैव जैसे आपको पता है कि जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वो क्या है? जैव संसाधन। अजैव जो निर्जीव होते हैं, जितने भी हमारी धातुएं हैं, खनिज हैं, वो क्या है? निर्जीव संसाधन है या फिर अजैव संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम करेंगे वो हमारा 120 शब्दों में इनके उत्तर हमें देने होते हैं, यानी कि आपका 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो आपका है वो पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, ये हम दोनों ही ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण था? अब लेक्चर 3 में जब हमने करा तो मैंने निशान भी उसमें लगा रखा, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो भारत में जो भूमि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कृषि है, वनों के अंतर्गत भूमि है, पशुचारण हम करते हैं, अन्य आर्थिक क्रियाएं जैसे मानव की है, उद्योग है, सड़क है, उनके अंतर्गत भूमि का उपयोग हुआ, वो सब डिटेल में आप वहां से देखें। और इसके अतिरिक्त मैंने बताया था कि 1960-61 में भी वन अंतर्गत के क्षेत्र वृद्धि नहीं। 1960-61 में कितना बताया था? लगभग 18% भारत का भाग वनों के अंतर्गत था, लेकिन केवल 2014 तक उसमें, जो 14-15 तक उसमें केवल 23.5% की ही हो पाया, उसमें वृद्धि इतनी हो पाई, और होना चाहिए था कितना? 33%। तो कारण आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि हमारी जो भूमि है उस पर जनसंख्या का दबाव है, तो लोग कृषि की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर अन्य जो उद्योग है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ऐसे कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वनों पर ध्यान कम दिया जा रहा है, यही कारण की नहीं बढ़ पाए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? अब आपका जो लेक्चर सेकंड था उसमें हमने इसको कर लिया था कि संसाधनों का विकास, जो टॉपिक हमारा था उसमें हमने इसको करा था कि किस प्रकार से मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा और आर्थिक विकास के द्वारा संसाधनों का उपयोग अधिक करता है। अब जैसे आपको पता है कि हम संसाधनों का उपयोग कब कर सकते हैं? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। तो इसी कारण से, और जैसे जैसे मानव का आर्थिक विकास, मानव के पास पैसा आता जाएगा, वैसे वैसे वह आवश्यकता जो उसकी है वो बढ़ती चली जाएंगी और संसाधनों का उपयोग वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना जैसे शुरू कर देता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए संसाधनों का उपभोग भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ये भी हम कर चुके हैं। अब कुछ छोटे प्रश्न है जो हमने करे हैं यहाँ पे। जो आपका एनसीईआरटी की जो बुक है वो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बीच में जैसे आपके कॉलम बने होते हैं, डार्क कलर से उनको दिखाया जाता है, तो उनके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जब हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, उनके ह्रास के बारे में, संरक्षण के बारे में पढ़ा, तो तब यहाँ पर ये टॉपिक आता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 1992 में ब्राजील में हुआ था। और इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या था। इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारे ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, उन सब समस्याओं के लिए इसमें ये सम्मेलन किया गया था। और ये रियो डी जेनेरो, ब्राजील का ये क्षेत्र है रियो डी जेनेरो, और यहाँ पर ये 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने और कब की थी? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा कब उठा कि संसाधनों को बचाना आवश्यक, उनका संरक्षण आवश्यक है? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका आंसर है 1968 में की थी क्लब ऑफ रोम ने। किसने की थी? सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने इस विषय को उठाया था कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए 1968 में। नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड हमारा बनता है, पुनरावृत्ति किसकी हुई थी? इसी की, संसाधन संरक्षण की पुनरावृत्ति की थी किसने? सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक उनकी पुस्तक है, तो इसमें उन्होंने पुनरावृत्ति की थी। तो आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि संसाधन संरक्षण के व्यवस्थित तरीके की पुनरावृत्ति किसने की थी, या संसाधन संरक्षण के बारे में सुमेश्वर की पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? वो कौन सी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण को योगदान कब दिया था? यानी कि जो ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट है उसने कब इसको योगदान दिया था? तो उसने योगदान दिया था 1987 में। और उन्हीं की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी कब? 1987 में। उन्हीं की रिपोर्ट जब छापी गई तो वो किस में छापी गई थी? हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? हमारा साझा भविष्य। यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो आपस में जुड़ा हुआ, हम सब का जो भविष्य है वो साझा है, वो अलग अलग भविष्य हमारा नहीं हो सकता है। और इसी का जो प्रश्न आपका किस प्रकार से बनेगा? हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध
किससे है? किससे है? तो इसका संबंध है संसाधन के संरक्षण से। अब अगर आप चारों क्वेश्चन उठा के देखें तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से चले थे हम। संसाधन संरक्षण की शुरुआत किसने की थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने। इसी की पुनरावृत्ति सुमेश सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, और इसी के बारे में वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट कब जारी की थी? 1987 में। और रिपोर्ट छापी कहाँ गई थी? हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक में, जिसमें संसाधनों के संरक्षण से इसका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है राष्ट्रीय वन नीति 1952 यानी कि 1952 में इसको बनाया गया था के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? कितने प्रतिशत बताया मैंने आपको? अगर भारत की पारिस्थितिकी को देखें तो कितने परसेंट है? 33 होने चाहिए, 33 पर, लेकिन केवल ये 23.6% वन हमारे देश में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये दोनों प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में 2013-14 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा एक और मैंने जैसे पूरा भी आपको बता रखा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और उसमें से केवल कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए? 33%, और है कितने? 23.6% भाग पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है भारत के किन राज्यों में 80% भूमि पर कृषि की जाती है? तो कौन से राज्यों में की जाती है सबसे ज्यादा कृषि? आपको बताइए, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य जहां पर 80% क्षेत्र पर भूमि पर कृषि की जाती है। देश में ऐसे कौन से राज्य जहां पर 10% से भी भूमि पर कृषि की जाती है? वो है पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। जब आप इन क्वेश्चन को पीछे देंगे कि भूमि उपयोग का जो प्रारूप, उसमें भी आपको मैंने ये करवा रखे हैं, लेकिन आप इस प्रकार से छांट के भी इनको लिख सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो क्या कारण बताया था? आपको पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में क्या ज्यादा मिलता है? खनिज ज्यादा मिलते हैं, लोह अयस्क है, कोयला है, ये ज्यादा मिलते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? खनन की क्रिया के कारण। जैसे मैंने आपको बताया था, खनन से क्या होते हैं? भूमि में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे उस भूमि की जुताई करना कठिन हो जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या? चलते गुजरात राजस्थान की ओर, तो यहाँ पर क्या कारण है? अति पशुचारण, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर क्या रहते हैं? जनजातियां। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में जैसे बंजारे हैं, गुजरात में है, तो अति पशुचारण ये लोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण अति सिंचाई। जैसे पंजाब का हम ऑलरेडी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां जहां पर हरित क्रांति आई थी, क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी 1966 में, तो उन क्षेत्रों में क्या है? अति सिंचाई होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा उत्तरी में, अब देखो क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 3 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, लेकिन उत्तर उनका सेम रहेगा। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? उत्तरी मैदान की मृदा कौन सी है? वो भी जलोढ़ है। और कांप मृदा किसे कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? जलोढ़ को। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद रहते तो आप इस प्रकार से भी इनको उतार सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी आपके 3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उत्तर उनका क्या रहेगा? एक ही रहेगा। कपास की खेती के लिए उत्तम मृदा, यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम है? आपको पता है, काली मृदा। रेगर मृदा किसका नाम है? काली मृदा। उल्टा भी हो सकता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा। और उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी है? यानी कि लंबे समय तक जिसमें नमी टिक कर रह सके, तो वो कौन सी है? काली मृदा। और उसका कारण आपको याद ही होगा, बताया था हमने, क्योंकि इसके कण बारीक होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, जो नमी को ज्यादा समय तक रख सकते हैं अपने अंदर रोक के। तमिलनाडु तथा केरल में लाल लेटराइट मृदा में निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त है? एक बार इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तमिलनाडु, केरल में लाल लेटराइट मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, चाय, कॉफी, काजू। अब हमने जब लेसन करा था तो उसमें मैंने बताया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जिक्र किया था, तो उसमें हमने जैसे कॉफी भी करा था। कॉफी भी उगाई जाती है, जैसे आपको पता है कि हमारे कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करी मैं तमिलनाडु और केरल की। यहाँ पर लाल और लेटराइट मृदा में संरक्षण की विधियां अपनाकर क्या ज्यादा उगाया जाता है? काजू। तो आप ध्यान रखें, इसका आंसर क्या आएगा? काजू। अगर ये 2 राज्य हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो क्या उगाया जाता है? वहां पर कॉफी उगाई जाती है। आप एक और प्रश्न भी यहाँ पर बना सकते हैं। निक्षालन प्रक्रिया यानी कि लीचिंग प्रोसेस में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? अब याद करें कि लीचिंग प्रोसेस क्या थी। लेटराइट मृदा जब हमने करी तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं या फिर मिट्टी के अंदर जो रसायन है वो क्या हो जाते हैं? घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, नीचे गहराई में चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षालन प्रक्रिया कहते हैं। इस कारण से क्या होती है? मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। और ये कौन सी मिट्टी बताई थी हमने? लेटराइट मिट्टी, ये हमने करी थी। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो प्रश्न आज है वो है भारत में कौन सी नदियां अपर्दन से खड्ड बनाती हैं? और ये भी हमने कहाँ पे करा था? मृदा अपर्दन के टॉपिक में करा था।
तो चंबल और यमुना, चंबल जैसे हमारी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है और यमुना पंजाब हरियाणा की एक उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। तो ये हमारे जो छोटे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप सभी इनको अच्छे से नोटबुक में उतारें और जो एनसीईआरटी के प्रश्न मैंने आपको बताया वो भी आपको सभी उतारने और अच्छे से उनको याद भी करना है। और बड़े प्रश्न जैसे हमने लेसन के साथ साथ ही कर लिए थे तो वो आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। आज ही हमारा जो लेसन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप मैप भरने का कार्य भी अच्छे से करें और जो प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ वो याद भी करें, उनको अच्छे से नोटबुक में भी लिखें। थैंक यू।